नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं फायदेमंद फंड्स और हमारे साथ मौजूद हैं सुकन्या घोष जो कि फंड मैनेजर हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड से। और आज हम बात करेंगे एसबीआई क्वांट फंड की जो एक एनएफओ है और इस फंड की इन्वेस्टमेंट्स कहाँ रहेंगी, क्या स्ट्रैटेजी है फंड हाउस की, इन सब बारीकियों को समझेंगे। लेकिन सबसे पहले सुकन्या जी को इंट्रोड्यूस करते हैं शो में। वेलकम सुकन्या जी, आपका स्वागत है इस शो में। और सबसे पहले तो इनफैक्ट आपसे एक जनरल व्यू लेना चाहेंगे मार्केट्स को लेकर, क्योंकि अब तक जिस तरीके का मार्केट रहा है, बहुत कुछ एक्शन रहा है डोमेस्टिक और ग्लोबल सभी फ्रंट पे, फिर चाहे वो डोमेस्टिक ग्राउंड्स पर इलेक्शंस हो, Q3 अर्निंग्स हो, एफआईएस की सेलिंग की क्यों ना हो, डोमेस्टिक के बाद अगर इंटरनेशनल फैक्टर्स को देखें तो यूएस इलेक्शंस, यूएस पॉलिसीज, डॉलर इंडेक्स की मूवमेंट, तो बहुत कुछ रहा है सो फार इस कैलेंडर ईयर में। अगर हम यहाँ से आगे का आउटलुक जानना चाहें, कंसीडरिंग कि आगे बजट भी है, इलेक्शन आउटकम हम रिसेंटली देख चुके हैं, तो कॉन्फिडेंट एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट पर और बड़ा है मार्केट्स का भी, बट कैसे आप रीड करती है यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड मार्केट की सिचुएशन? 2025 की एक्सपेक्ट करें डिसेंट ईयर रहेगा मार्केट्स के लिए? लास्ट 2-3 वीक्स बहुत वॉलेटाइल हुआ है मार्केट्स। बहुत से न्यूज फ्लोज है जो थोड़े वीक आए हैं, जैसे अर्निंग्स लास्ट सेकेंड क्वार्टर के अर्निंग्स थोड़े वीक थे। जीडीपी ग्रोथ का नंबर थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट था, तो और वैल्यूएशंस काफी मार्केट्स का भी काफी महंगी है। तो इस सब से काफी वॉलेटिलिटी आ गई है मार्केट्स में। आगे हम सोचते हैं कि बेसिकली न्यूज जो फ्लो आएगा उसके बेसिस पे मार्केट्स की वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा हो सकती है। कैसा बजट रहेगा नेक्स्ट हमारे और नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स का अर्निंग सीजन, कैसा रिजल्ट्स रहेगा, उस पर थोड़ा मार्केट्स डिपेंड रहेगा। ग्लोबली देखेंगे तो फिर ट्रम्प का पॉलिसीज क्या होगा, उनका क्या बजट होगा, उनका रेट कट्स आएंगे और इन्फ्लेशन का कैसा स्थिति होगा, उसके बेसिस पे मार्केट्स काफी रिएक्ट करेंगे। उससे हम देख भी रहे हैं कि एफआईआईज का आउटफ्लोज हो रहा है रिसेंटली। तो हमारा व्यू यही है कि काफी वॉलेटाइल रहेगा। हम सोचते हैं कि लार्ज कैप्स, लार्ज एंड मिड कैप्स में रहना ज्यादा अच्छा होगा इस टाइम पे। हाँ, तो वॉलेटिलिटी तो थोड़े और 2-3 वीक्स थोड़ा टाइम के लिए रहना चाहिए। ओके, तो यहाँ से थोड़े और हफ्तों में वॉलेटिलिटी मार्केट्स में रह सकती है। अच्छा, फिलहाल आगे के लिए अगले 6 महीने साल भर का आउटलुक लें सुकन्या जी, तो कोई रिस्क नजर आ रहा है या फिर आपको लगता है कि जो डस्ट रहा है ओवरसीज मार्केट में वो थोड़ा सेटल डाउन हो चुका है और अब वॉलेटिलिटी भले ही रहे, कोई बड़ा रिस्क नहीं दिख रहा है? तो बेसिकली वो जो अभी आगे होगा, क्या पॉलिसीज आएगा यूएस में क्या इन्फ्लेशन का क्या रेट कट आएगा कि नहीं, उस बेसिस पे थोड़ा तो रिस्क है। जब वो थोड़ा आगे चलते थोड़ा क्लियर हो जाएगा, आई थिंक मार्केट्स स्टेबल हो जाएगा। पर फिलहाल आई थिंक लार्ज कैप्स वहां पे थोड़ा स्टेबिलिटी है, लार्ज कैप्स, लार्ज एंड मिड कैप्स में। एंड जब तक वो ये सब जो न्यूज फ्लोज थोड़ा स्टेबल नहीं होगा, थोड़ा तो मार्केट्स को पता नहीं रहेगा कहाँ पे जाना है या क्या कैसे रिएक्ट करने के लिए। तो वो एक थोड़े थोड़े अभी रिजल्ट्स आने लगेंगे, थोड़े पॉलिसीज क्लियर हो जाएगा, आई थिंक तब से स्टेबिलिटी आना चालू होगा। चलिए ठीक है, आगे कैसे इवेंट्स अनफोल्ड होते हैं वो मार्केट की डायरेक्शन को तय करेंगे, लेकिन फिलहाल वॉलेटिलिटी थोड़ी सी परसिस्ट कर सकती है मार्केट्स में। लेकिन चलिए अब एसबीआई क्वांट फंड की बात कर लेते हैं। एक एनएफओ है जो कि 4 दिसंबर को ओपन हुआ है, टिल 18 दिसंबर ये खुला रहेगा। तो इसी फंड की बारीकियां को समझते हैं कि व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट एसबीआई क्वांट फंड। तो सुकन्या जी, पहले तो इस फंड के बारे में ही जानना चाहेंगे। अगर हम एसबीआई क्वांट फंड बाय नेम जाएं तो ये इसकी थीम क्या है, इसका नाम जो क्वांट फंड आपने रखा है उसके पीछे का लॉजिक क्या है, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट्स रहेंगी, बताइए। एक रूल बेस्ड फ्रेमवर्क है, तो जो रूल्स है उस बेसिस पे ये पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट होगी। और हमने ये रूल्स को बैक टेस्ट किया है जैन 2005 से। सो लगभग 20 साल का हमने बैक टेस्टिंग किया है इस फ्रेमवर्क को। ये एक मल्टी फैक्टर फ्रेमवर्क है जहाँ पे हम मोमेंटम, वैल्यू, क्वालिटी एंड ग्रोथ फैक्टर्स को लेके एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं। उन चारों फैक्टर्स को मिला के एक स्कोर बनता है जहां से हम लोग वो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये एक
काफी ऑल सीजन टाइप फंड है, जहाँ पे क्योंकि हम 4 फैक्टर्स को मिक्स कर रहे हैं, तो वो डिफरेंट फैक्टर्स डिफरेंट मार्केट्स में चलता है। तो इस कारण, क्योंकि हम चारों को कंबाइन करें, थोड़ा ज्यादा ये हर मार्केट में स्टेबल रहने की जैसा फ्रेमवर्क है। ओके, तो आपने कहा कि एक मल्टी फैक्टर थीम पर काम करता है, मोमेंटम, क्वालिटी, वैल्यू, ग्रोथ, और इनफैक्ट हर कोई इन्वेस्टर यही चाहता है कि इस तरीके का कॉम्बिनेशन मिल जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। तो अगर आप मोमेंटम, क्वालिटी, वैल्यू, ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो इस समय मार्केट में इस तरीके के आइडियाज़ आइडेंटिफाई करना आई नो डिफ़िकल्ट रहा होगा, बट आपने इस पैरामीटर के बेसिस पे जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट किया है इस फंड का, वो वहाँ कहाँ कहाँ आप एक्सपोजर ले रहे हैं, कितना एक्सपोजर ले रहे हैं? तो ये फैक्टर जो होता है, ये चारों फैक्टर्स को हम अपना यूनिवर्स, हमारा यूनिवर्स टॉप 200 कंपनीज है, सो ऑल 200 कंपनीज को हम ये चारों फैक्टर्स पे रैंक करते हैं, और वो चारों फैक्टर्स को रैंक करके एक कंबाइन करते हैं। करंटली जो देख रहे हैं कि क्या करते हैं, वो कॉम्बिनेशन भी ऐसे कंबाइन करते हैं कि जो फैक्टर चल रही है उस फैक्टर का हम लोग हायर वेटेज करते हैं। तो फिर अभी करेंटली मार्केट्स में क्वालिटी फैक्टर का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा है, तो क्वालिटी का वेट इंक्रीज हो गया है, और दूसरे फैक्टर्स के वेट थोड़े कम हो गए। तो ये करंटली जो अभी हम देख रहे हैं पोर्टफोलियो में, उसमें क्वालिटी टेस्ट ज्यादा है। ओके, क्वालिटी ज़्यादा है। तो ये क्वालिटी कहाँ नज़र आई आपको, किन किन सेक्टर्स में या कंपनीज में, पॉकेट्स में आपने एक्सपोजर लिया है? तो क्वालिटी में से आईटी सेक्टर में ज्यादा है, हेल्थ केयर में है, फिलहाल इन दोनों सेक्टर्स में ज्यादा है, फाइनेंशियल्स में कहीं कहीं पॉकेट्स में, बैंक्स में है। तो आईटी हेल्थ केयर में कितना परसेंटेज एलोकेशन है इस फंड का? तो ये ऐसा फिक्स नहीं होता है, वो हर महीने हम लोग रिबैलेंस करते हैं। वो हम देखते हैं कि हर स्टॉक का, तो बेसिकली ये फंड में सेक्टर का हम लोग कॉल नहीं रहे, हर स्टॉक का हम लोग रैंक करते हैं, और वो हर स्टॉक को रैंक करके कंबाइन करते हैं कि जो स्टाइल चल रही है, और वो स्टाइल का एक टिल्ट रहता है। तो वो सेक्टर जो होता है, सेक्टर वो एंड रिजल्ट हो जाता है कि जो पोर्टफोलियो बनती है उससे वो क्या सेक्टर है वो आ जाता है। तो ऐसा फंड मैनेजर व्यू नहीं है कि सेक्टर कॉल होगा, या ये सेक्टर पे ओवरवेट करेंगे या ये सेक्टर पे अंडरवेट करेंगे। कंपनी आपने, नहीं सुकन्या जी, मेरा सवाल पूछने का पर्पस ये था कि जैसे आपने कहा कि 200 कंपनीज में आप एक्सपोजर ले रहे हैं, तो जो भी कंपनीज आपने पिक की हैं उनका वो किस सेक्टर को बिलोंग करती हैं? मतलब जैसे आपने कहा आईटी से पिक किए हैं कुछ स्टॉक्स, आपने कुछ हेल्थ केयर से पिक किए हैं, तो मैं उस पर्पस से समझना चाहती थी कि जो कंपनीज आपने पिक है, क्या वो मल्टी सेक्टर्स हैं, सभी सेक्टर से आपने बेहतरीन आइडियाज पिक करने की कोशिश की है, या कुछ स्पेसिफिक सेक्टर की कंपनीज पर ज्यादा फोकस किया है? तो हाँ, तो वो ये मार्केट के हिसाब से होता है। जब आप 2-3 साल पहले देखोगे, जब वैल्यू चल रही थी, तो वैसे जो सेक्टर्स वैल्यू सेक्टर्स थे वहां पे ज्यादा टिल्ट था। अभी क्योंकि क्वालिटी ज्यादा चल रही है, तो हमारे सेक्टर्स जो क्वालिटी टिल्ट वाले सेक्टर्स है, वो उनका वेटेज ज्यादा है। लेकिन ऐसा हम कोई सेक्टर को एक्सक्लूड नहीं करते पोर्टफोलियो में। ऐसा कुछ बोलते नहीं कि इस सेक्टर में तो हम इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे। जो भी सेक्टर है सब में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, बेस्ड ऑन जो स्टाइल अभी मार्केट में चल रही है उस फेज। अच्छा, ठीक है, चलिए, सेक्टर स्पेसिफिक नहीं, आपने कंपनी स्पेसिफिक अप्रोच ही रखी है। फिर एक चीज़ बताइए, जब आप क्वालिटी की बात करती हैं, तो जब आपने कंपनीज पिक की होंगी, स्टॉक्स पिक किए होंगे, तो कैसे उनकी क्वालिटी डिफाइन की? वैल्यूएशंस के हिसाब से, अर्निंग ग्रोथ के हिसाब से, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, क्या स्ट्रैटेजी रखी है? तो क्वालिटी फैक्टर के लिए हम ये देखते हैं कि अगर लो डेट है, तो वो जो कंपनी जिसका डेट कम है, लेवरेज कम है, जिस कंपनी में अर्निंग्स जो स्टेबल हुआ है, हर साल स्टेबिलिटी रही है अर्निंग्स में, जिनका रिटर्न ऑन इक्विटी स्टेबल है, तो ये ऐसे फैक्टर्स करके हमने क्वालिटी का एक रैंक किया है पोर्टफोलियो में। वैल्यूएशन भी देखते हैं वैल्यू फैक्टर में, वहां पे हम प्राइस टू अर्निंग्स देखते हैं कंपनी का, और देखते हैं कि दूसरे वैल्यूएशन रेशियोज भी देखते हैं, प्राइस टू बुक, और वहां से वो एक वैल्यू रैंक भी आ जाता है कंपनी का। और क्योंकि रिसेंटली
या फिर पिछले 3 से 4 महीने की बात करें सुकन्या जी, तो एक डिबेट ये भी हुई है कि ये समय है मिड कैप से निकल के लार्ज कैप्स की तरफ शिफ्ट होने का। मिड कैप्स में हो सकता है हॉट प्रॉफिट टेकिंग है, हाई से अगर आप देखेंगे 50, 60, 70% तक भी मिड कैप स्टॉक्स करेक्ट हुए हैं। सिमिलरली स्मॉल कैप्स भी रहे, क्वालिटी स्टॉक्स भी हल्के हुए हैं क्योंकि रनअप भी इसी तरीके का शार्प था। जब आपने स्टॉक्स पिक किए तो कुछ लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप की केमिस्ट्री को भी ध्यान में रखा क्या, और मिड कैप स्मॉल कैप्स में आइडियाज ऐसे दिखे आपको जो कि करेक्ट होने के बाद हायर लेवल से अट्रैक्टिव लगे? तो ये फंड टॉप 200 कंपनीज को इन्वेस्ट करते हैं। तो ये मेनली लार्ज कैप एंड लार्जर मिड कैप्स में ही इन्वेस्ट करेगी। हम स्मॉल कैप और मिड कैप्स में करंटली इस यूनिवर्स में नहीं है। तो वैसे ही कंस्ट्रक्ट में ही लार्ज कैप एंड लार्जर मिड कैप्स में ही हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। ओके अच्छा, मैं पढ़ रही थी आपके इस फंड के बारे में, तो आपका कहना ये है कि क्वांट फंड का जो बेसिक रूल है वो है कि अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करना इन अ डेटा लेड रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग। तो इसे थोड़ा सा अगर आप और डिफाइन कर सके कि रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग क्या है, ताकि एक व्यूअर को भी, एक हमारे व्यूअर्स को भी एक क्लियर आइडिया मिले इस फंड के बारे में। तो रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि हम लोग एक तो जो पैरामीटर्स होते हैं जो हर कंपनी को रिसर्च करने के लिए हम लोग देखते हैं यूजुअली, जैसे वैल्यूएशन का आपने बोला, क्वालिटी बोला है, ग्रोथ देखते हैं, स्टॉक का मोमेंटम देखते हैं। वो जो बेसिक पैरामीटर्स होते हैं वो हमने चुना है और वो चुन के एक फ्रेमवर्क बनाया है कि ये पैरामीटर्स देखेंगे, हर महीने देखेंगे और उससे हम स्टॉक को रैंक करेंगे। और वो तो ये अलग है एक्टिव फंड मैनेजर से, जहां पे फंड मैनेजर अपना व्यू देते हैं कि हमें ये स्टॉक अच्छा लग रहा है या ये सेक्टर अच्छा लग रहा है। एक रूल बेस में क्या होता है कि ऑलरेडी एक फ्रेमवर्क बनाई जाती है कि उसको देखा जाता है कि ये पैरामीटर्स करके एक पोर्टफोलियो जो बना है वो पास्ट में चला है, और ये इसलिए हम यही फ्रेमवर्क पे चलेंगे। तो ये रूल्स डिसिप्लिन तरीके से होता है, हर महीने हम वही रूल्स को यूज करके एक मॉडल बनाते हैं और तो वो फंड मैनेजर का व्यू नहीं आ जाता है। ये अलग तरीके का इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी है जहाँ पे एक डेटा के बेसिस पे, फैक्ट्स के बेसिस पे एक पोर्टफोलियो क्रिएट होती है। तो यानी जो रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग की आप बात कर रहे हैं, तो जितना मैं समझ पाई, इनफैक्ट आप बताइए बाकी, कि जो इन्वेस्टिंग पैटर्न रहेगा वो हर महीने चेंज हो सकता है, यानी फिर डेटा के हिसाब से और जो भी फंडामेंटल्स का आपने जिक्र किया इस फंड के। हाँ, तो फ्रेमवर्क नहीं बदलती है, वो जो रूल्स डिसाइड हुए हैं वो यूजुअली स्टैंडर्ड हमने टेस्ट किया, डिफरेंट मार्केट्स में टेस्ट किया है कि जीएफसी में चला है या कोविड में चला है, तो फिर वो हमने टेस्ट किया है और वो हम फ्रेमवर्क रोबस्ट है। लेकिन हम हर महीने वो रूल्स को वापस रन करते हैं और नया पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो फिर वो कंपनीज का मोमेंटम चेंज होता है, वैल्यूएशन पैरामीटर्स भी चेंज होते हैं। उस तरीके से हम हर महीने पोर्टफोलियो को रिबैलेंस करते हैं, नए डेटा को देखते हैं, नए डेटा से नया पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं। लेकिन जो फ्रेमवर्क है, जो रूल्स जो डिसाइड किए, ये 10-15 रूल्स है, वो तो स्टैंडर्ड रहते हैं। अच्छा, आपने एक्टिव इन्वेस्टिंग की बात की, तो बेसिकली एक डिफरेंशिएट करने के लिए या एक और ब्रॉडर पिक्चर, क्लियर पिक्चर व्यूअर्स को देने के लिए आपसे जानना चाहेंगे कि एक्टिव इन्वेस्टमेंट अप्रोच वर्सेस मल्टी फैक्टर इन्वेस्टमेंट अप्रोच, जिस अप्रोच के थ्रू ये फंड आप लेके आए हैं, दोनों में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है इन्वेस्टिंग नेचर में? तो डिफरेंस ये है कि एक्टिव में हम फंड मैनेजर का व्यू लेते हैं। फंड मैनेजर को अगर कोई सेक्टर अच्छा लगता है तो वो उस पे वेट लेता है, अगर स्टॉक कोई अच्छा लगता है तो उस पे वेट लेते हैं। रूल्स बेस में क्या होता है कि हम एक फ्रेमवर्क क्रिएट करते हैं, जो हम रिसर्च करके देखते हैं कि ये पैरामीटर्स से एक पोर्टफोलियो अच्छा बन सकता है। तो वो डिसिप्लिन तरीके से होता है, कोई फंड मैनेजर व्यूज नहीं रहता है, बायस नहीं रहता है, कोई इमोशनल बायस नहीं रहता है। तो वो एक अलग तरीके से पोर्टफोलियो क्रिएट होता है। अभी उसमें एक डिसिप्लिन भी आता है कि हर महीने हम रीबैलेंस करेंगे, हर महीने वो पोर्टफोलियो को देखेंगे और चेंज करेंगे। जब एक्टिव होता है तो वो, जब फंड मैनेजर को करना होता है, वो हर महीने में भी नहीं, जब उनको लगता है पोर्टफोलियो चेंज करना चाहिए तब होता है। तो एक डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग है, एक है जो इंसान का व्यूज पे होता है, एक जो रूल्स के ऊपर होता है। तो ये अलग तरीके हैं, पर ब्रॉडली दोनों ही एक पैरामीटर सिमिलर होता है, एक में
फंड मैनेजर का ओवरले व्यू होता है, इसमें एक फ्रेमवर्क के बेसिस पे हो जाता है। ओके अच्छा सुकन्या जी, जैसे आपने भी मेंशन किया और मैं पढ़ भी रही थी इस फंड के बारे में, एक चीज़ क्लियर है कि जो ये मल्टी फैक्टर मॉडल पे ये फंड काम करता है, पर्पस यही है कि एलोकेशन डायनामिक तरीके से है। तो जब आप डायनामिक एलोकेशन की बात करते हैं तो ये मान के चलें, जो आपने भी मेंशन किया कि रेगुलरली मॉनिटर किया जाता है, रेगुलर बेसिस पे स्कोरिंग की जाती है, फैक्टर रिटर्न किया जाता है। तो ये रेगुलर बेसिस या फिर जो रेगुलर इंटरवल की हम बात कर रहे हैं, जैसे आपने मेंशन किया, ये मंथली बेसिस पे ही होगा या फिर ये कभी भी हो सकता है? और डायनामिक एलोकेशन का मतलब यही है या कुछ और भी है? नहीं तो हाँ, ये मंथली पे ही होता है। ये हम लोग डिसाइड हर महीने रेगुलरली करेंगे। कोई ऐसे एडहॉक किसी दिन पे नहीं करेंगे, मैं मंथली हर सिस्टमेटिकली होगा। डायनेमिक एलोकेशन का ये मतलब है कि जो हम देखते हैं कि कौन सा स्टाइल चल रहा है मार्केट में, और उस स्टाइल का हम वेट इंक्रीज करते हैं फ्रेमवर्क में। तो अभी आप देखेंगे लास्ट 3-4 महीने से क्वालिटी चल रहा है, तो वो फ्रेमवर्क ऑटोमेटिकली क्वालिटी का टिल्ट इंक्रीज करता है। 2-3 साल पीछे जाएंगे तो फिर वैल्यू बहुत चल रहा था, तो वैल्यू का वेट इंक्रीज किया था फ्रेमवर्क में। तो ये है डायनेमिक एलोकेशन की हम ऐसे नहीं पहले दिन से डिसाइड नहीं करते कि इतना ही हम वैल्यू में डालेंगे, इतना ही क्वालिटी में डालेंगे। जो मार्केट में चल रहा है स्टाइल, उस पर हम टिल्ट करेंगे पोर्टफोलियो। ओके तो फिर कौन सी कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर को ये फंड ज़्यादा सूट करेगा? क्योंकि डायनामिक एलोकेशन भी है, रेगुलर मॉनिटरिंग भी है, मतलब रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स या रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स, आपके हिसाब से कौन सी कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट फंड रह सकता है? तो ये ऑब्वियसली इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, तो हायर रिस्क है फॉर श्योर। ये इसका यूनिवर्स टॉप 200 कंपनीज है, तो जैसे मैंने बताया था लार्ज कैप और लार्जर मिड कैप्स में ही इन्वेस्ट करेगा। तो उस हिसाब से मार्केट कैप वाइज थोड़े लार्जर कैप की तरफ टिल्ट होगा। ये थोड़ा जो इन्वेस्टर्स जिनको समझ में आ रहा है कि ये एक रूल बेस्ड है, इवॉल्व इन्वेस्टर्स जो है, जिनको पता है कि मार्केट्स में ये रूल्स रहते हैं, उससे एक फ्रेमवर्क बनाया जा सकता है, उनके लिए ये फंड रहेगा। ओके तो एसबीआई क्वांट फंड डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी काम करता है एक रूल लेड इन्वेस्टिंग पर। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। इस फंड से जुड़ी तमाम बारीकियां तो सुकन्या जी ने यहाँ पर समझाई हैं ही, लेकिन उसे ये भी समझेंगे कि अपने पीयर्स के मुकाबले किस तरीके से एसबीआई क्वांट फंड डिफरेंट है। साथ ही साथ उनसे आईटी हेल्थ केयर पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं फायदेमंद फंड्स, हमारे साथ हैं सुकन्या घोष जो कि फंड मैनेजर हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड से, और हम बात कर रहे हैं एसबीआई क्वांट फंड की जो एनएफओ है 4 दिसंबर को ओपन हुआ है, 18 दिसंबर तक ही खुला रहेगा। काफ़ी कुछ चर्चा हुई इस फंड के बारे में, वैल्यू लेड इन्वेस्टिंग के बारे में, मल्टी फैक्टर अप्रोच इस फंड के थ्रू फंड हाउस रखेगा। काफ़ी बारीकी आपको समझाई भी है सुकन्या जी ने, लेकिन एक चीज़ पूछते हैं कि पीयर्स के मुकाबले ये फंड किस तरीके से डिफरेंट है, तो बताइए सुकन्या जी कैसे डिफर करता है ये फंड? फंड में ये मल्टी फैक्टर फंड है जो डायनेमिकली, जैसे मैंने बताया था, एलोकेट करता है। तो ये कोई स्टैंडर्ड स्टैटिक वेट नहीं रहता है कि हम 25% मोमेंटम में डालेंगे, 25% क्वालिटी में डालेंगे, या क्वालिटी में ज्यादा डालेंगे क्योंकि क्वालिटी चला है इंडियन मार्केट्स में, या मोमेंटम में ज्यादा डालेंगे क्योंकि मोमेंटम चला है इंडियन मार्केट्स में। हम ये करते हैं कि ये चारों फैक्टर्स में घूमते रहते हैं, जो फैक्टर चल रहा है उस फैक्टर में हम वेट इंक्रीज करते हैं। तो ये जो डायनेमिक एलोकेशन है जो इस फ्रेमवर्क में है, ये काफी अलग है। अभी तक किसी ने ऐसे डायनेमिक किया नहीं है, तो ये अलग है दूसरे क्वांट फंड के साथ। ओके अच्छा, जैसे आपने कहा कि 4 पैरामीटर्स पर के बेसिस पे इन्वेस्टिंग होती है इस फंड के थ्रू। क्वालिटी आपने बार बार डिफाइन किया, जहाँ पे अर्निंग्स की कंसिस्टेंसी हो, रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियोज, लीवरेज रेशियोज को आप ध्यान में रखते हैं। लेकिन अगर हम बाकी फैक्टर्स की बात करें, फॉर इंस्टेंस आपने मोमेंटम को भी आप ध्यान में रखते हैं, तो व्हेन यू से मोमेंटम के अंडर आप किन स्टॉक्स पर फोकस करते हैं, किन स्टॉक्स पर आपने ध्यान दिया है? वो जो कंसिस्टेंटली चल रहे हैं, जहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा रहे, एग्जैक्टली क्या क्राइटेरिया रहा है मोमेंटम डिफाइन करने का? तो मोमेंटम के लिए हम देखते हैं कि हाँ, जैसे आपने बोला कि जो कंसिस्टेंटली स्टॉक्स परफॉर्म करे, ये 6 या 12 महीने में, लास्ट 6-12 महीने में परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो स्टॉक्स को यूजुअली कंसिडर करते हैं। जिनका 52 वीक हाई होता है उनका कंसिडर करते हैं। तो करंटली जो परफॉर्मिंग स्टॉक्स है उनको ज्यादा रैंक मिलता है मोमेंटम में, फैक्टर में।
तो हाँ, तो ये बेसिकली वही फैक्टर ये बेसिस पे चलता है कि जो अभी चल रहा है वो कंटिन्यू करेगा चलने के लिए, तो मोमेंटम फैक्टर का वही ओके, कॉन्सेप्ट है। यानी नियर टर्म प्राइस परफॉर्मेंस को मोमेंटम पैरामीटर के अंडर क्लोजली वॉच किया जाता है। और सिमिलरली जब आप वैल्यू की बात करते हैं, क्योंकि क्वालिटी, मोमेंटम, ग्रोथ और वैल्यू की आप 4 फैक्टर्स की बात कर रहे हैं मल्टी फैक्टर मॉडल के थ्रू, अगर वैल्यू की बात करते हैं तो यहाँ पर आप कैसे डिफाइन करते हैं किसी भी कंपनी की वैल्यू, किन पैरामीटर्स पर? तो वैल्यू के लिए हम बेसिकली जो वैल्यूएशन रेशियोज यूज करते हैं, जैसे प्राइस टू अर्निंग्स देखते हैं, प्राइस टू बुक देखते हैं, और दोनों तरफ से देखते हैं। जो ट्रेलिंग, जो पास्ट में प्राइस टू अर्निंग्स है, वो जो एक्सपेक्टेड है अर्निंग्स के बेसिस पे जो प्राइस टू अर्निंग्स है वो भी देखते हैं, डिविडेंड यील्ड देखते हैं, तो और एक रेशियो जो है, जो ईवी टू सेल्स बोलते हैं, ईवी टू एबिटा बोलते हैं, वो भी वैल्यूएशन पैरामीटर्स में इंक्लूड होता है। ओके, और सिमिलरली ग्रोथ, यहाँ पर आप क्या आगे के अर्निंग आउटलुक, आगे की अर्निंग विजिबिलिटी को ध्यान में रखते हैं या कुछ और फैक्टर्स भी हैं? वो तो देखते ही हैं, और जो लास्ट 2-3 साल में जो अर्निंग्स ग्रोथ आ गई है, जो रेवेन्यू ग्रोथ आ गई है, वो देखते हैं। और जो आने वाला है, अगर दिख रहा है, स्टॉक का दिख रहा है कि फॉरवर्ड अर्निंग ग्रोथ बहुत अच्छा है, जिनका स्टॉक का ईपीएस एस्टिमेट्स का जो रिवीजन हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, वो स्टॉक्स को भी ग्रोथ फैक्टर में इंक्लूड करते हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा BSE 200 कंपनीज में से आप कंपनीज पिक की हैं, तो इस फंड का जब कंस्ट्रक्शन आपने किया तो कितनी कंपनीज आपने एट प्रेजेंट रखी हुई हैं, कितने एट प्रेजेंट स्टॉक्स हैं इस फंड के अंडर? तो हमारे फ्रेमवर्क में ऐसा कुछ लिमिट नहीं है, लेकिन जो हमने देखा है कि जो हमने बैक टेस्ट करके वो फ्रेमवर्क देखा है, तो यूजुअली 30 to 45 स्टॉक्स पोर्टफोलियो में रहता है। मार्केट के हिसाब से होता है, पर ऑन एन एवरेज 30 to 45 स्टॉक्स रहता है। और ये 35 to 41 फिलहाल आपने रखे हुए हैं, बट ऐसा कुछ डिफाइंड नंबर नहीं है। और आपके फैक्टर्स की परफॉर्मेंस के हिसाब से ये स्टॉक्स कॉन्स्टिट्यूशन चेंज भी हो सकता है हर मंथली रिव्यू पर? हाँ, मंथली रिव्यू पे ये स्टॉक्स चेंज हो सकता है, और जो फैक्टर जो चलता है उस हिसाब से भी फिर स्टॉक्स चेंज हो जाता है। ओके, तो एक और क्विकली सवाल सुकन्या जी आपसे, जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस रहा इस फंड का, वो कैसा रहा, किस तरीके से कंप्लीट किया? तो हम क्या करते हैं कि टॉप 200 जो कंपनीज है, सो सब कंपनीज को हम ये चारों फैक्टर जो मेंशन किए थे, मोमेंटम, वैल्यू, क्वालिटी एंड ग्रोथ, उन चारों फैक्टर्स पे रैंक देते हैं। और ये चारों फैक्टर्स को के रैंक लेके, तो 4 रैंक हर कंपनी का रहता है, उसका करके एक रैंक बनता है जो क्वांट रैंक होता है, और वो क्वांट रैंक के बेसिस पे हम पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं। बाकी और एक हम देखते हैं कि जो मार्केट में अभी पोर्टफोलियो अगर क्रिएट करें तो वो कितना मतलब बना सकते हैं, लिक्विडिटी को कंसिडर करते हैं, ज्यादा चर्न नहीं होना चाहिए वो कंसिडर करते हैं, तो वो रिस्क पैरामीटर्स हम काफी कंसिडर करके एक फाइनल पोर्टफोलियो बनाते हैं। ओके, चलिए, तो ये तमाम बारीकियां आपको बताई गई हैं SBI क्वांट फंड के बारे में। मैं आपको बता देती हूँ क्विकली कि ये 4 दिसंबर को ऑलरेडी ओपन हो चुका है, 18 दिसंबर को इसकी क्लोजिंग होगी। और जैसे बताया सुकन्या जी ने कि ये मल्टी फैक्टर अप्रोच के थ्रू काम करता है, जिसमें मोमेंटम स्टॉक्स, क्वालिटी स्टॉक्स, वैल्यू स्टॉक्स और ग्रोथ स्टॉक्स पर फोकस किया जाता है। प्रेजेंट 35 to 40 स्टॉक्स हैं इनके पोर्टफोलियो में, और इन स्टॉक्स का क्लोजली मॉनिटरिंग होती है। तो ये इनफैक्ट इस फंड की बात मुझे अच्छी लगी कि यहाँ पर मंथली बेसिस पे परफॉर्मेंस रिव्यू की जाती है और उसके हिसाब से चेंजेस इम्प्लाई किए जाएंगे। तो ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आमतौर पे जब फंड्स का कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो कुछ महीनों का कुछ समय दिया जाता है और उसके बाद कुछ चेंजेस यूजुअली फंड कैटेगरीज में किए जाते हैं। लेकिन ये डिफरेंट कैटेगरी ऑफ फंड है जहां पर मंथली बेसिस पे रिव्यू भी होगा। क्विकली सुकन्या जी, ये फंड रीओपन भी होगा कि इन्वेस्टमेंट के लिए आफ्टर 18 दिसंबर? ये आफ्टर 18 दिसंबर वो इट विल बी ओपन फॉर NFO पीरियड 4 से 18 तक है। ओके, 18 तक है। तो चलिए, तो ये रहा, ये हुई चर्चा SBI क्वांट फंड के बारे में। थैंक यू सुकन्या जी शो में आने के लिए और एक इलैबोरेट तरीके से ये फंड एक्सप्लेन करने के लिए हमारे व्यूअर्स को कि इसकी इन्वेस्टमेंट कहाँ होंगी, कौन से कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर को ये सूट करेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और इसी के साथ फायदेमंद फंड्स में तो इतना ही, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।